एक दिन कॉलेज से घर आई तो पता चला कि पापा के गुर्दे में बहुत तेज दर्द था। उन्हें अस्पताल ले गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई। भाई और माँ पापा के साथ अस्पताल में थे। दिल बेचैन था कि कोई अच्छी खबर आए, लेकिन मन को चैन नहीं था। रात को भाई ने आकर बताया कि पापा का कल ऑपरेशन है, अभी वो इमरजेंसी में है। अगले दिन उनका ऑपरेशन कर दिया गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए चिंता बढ़ती गई, क्योंकि पापा की कमजोरी इतनी बढ़ गई कि 13 महीने तक वो काम पर नहीं जा सके। पापा के बिजनेस में साझेदार अयान साहब थे, जो अब अकेले कारोबार संभाल रहे थे। वो रोज शाम को पापा का हालचाल पूछने आते थे। इलाज के लिए पैसे और कुछ दिलासा भरी बातें कह जाते थे, तो दिल को थोड़ा सहारा मिलता था। वो बाहर से अच्छे आदमी लगते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कारोबार में किसी तरह का घाटा बताया, जिससे पापा को भारी नुकसान हुआ। पापा एक बीमार इंसान थे, वो इतना नुकसान सह नहीं सके। ऊपर से ऑपरेशन और इलाज का खर्चा भी बहुत हो गया था। कुछ दिनों बाद अयान साहब ने उनसे कहा कि नुकसान का आधा पैसा आपको देना होगा, वरना समझिए कि बिजनेस बंद हो गया। पापा ने कहा, तुम मेरी हालत देख रहे हो और हालात भी तुम्हारे सामने हैं। इतना जल्दी पैसा देना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरा कोई और सहारा भी नहीं है। परिवार का गुजारा कैसे होगा? तुम ही मेरी तरफ का हिस्सा भी किसी तरह संभाल लो। बिजनेस चलते रहना चाहिए। मुनाफा नुकसान तो होता ही रहता है, अल्लाह ताला का करम हो जाएगा, घाटा भी पूरा हो जाएगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। इंशाल्लाह सेहतमंद होकर फिर से तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। हमारा परिवार बड़ा था और पापा ही एकमात्र कमाने वाले थे, इसलिए अयान साहब से विनती करना हमारी मजबूरी बन गई थी। वो रोज आते, मुझसे चाय बनाने की फरमाइश करते। कभी कहते, आज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। मैं उनकी हर बात मान लेती। मैं उन्हें अंकल कहती थी, हालांकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अगर होती तो मेरी ही उम्र की बेटी होती। वो हर महीने अच्छी खासी रकम हमें खर्चे के लिए देते थे, क्योंकि बिजनेस साझे का था, इसलिए हम उनसे पैसे लेने में कोई शर्म नहीं समझते थे। मगर उनकी नई नई खाने की फरमाइशों से मुझे खौफ जरूर होती थी। इस वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। माँ से अपने दिल की बात कहती तो वो कहती, बेटी क्या करें, हमारी भी मजबूरी है और उनकी भी। तुम्हारे पापा बीमार हैं तो अयान साहब भी बेचारे कब से घर के खाने हो तरसे हुए हैं। इस घर को अपना घर समझ कर आते हैं। हकीकत ये थी कि उनकी पत्नी को गुजरे अरसा हो गया था और उन्होंने अब तक दूसरी शादी नहीं की थी। घर में अकेले रहते थे, 1-2 नौकर थे। बिजनेस में दिन रात लगे रहते थे। शादी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अगर कभी ध्यान दिया भी तो हो नहीं पाई, वजह मालूम नहीं। लेकिन अब जब पापा की बीमारी और देखभाल के कारण उन्होंने हमारे घर को अपना घर बना लिया और माँ से 2 बार अपने घर बसाने की बात इशारों में की, तो माँ ने समझा कि वो किसी अच्छी महिला से रिश्ता करवाने की बात कर रहे हैं, ताकि कोई शरीफ रिश्ता बन सके। माँ के वहम गुमान में भी नहीं था कि उनकी ये खास मेहरबानियां यूं ही नहीं हैं, बल्कि मुझे देखकर उनकी नीयत बिगड़ चुकी थी। एक दिन आखिरकार उन्होंने मौका पाकर माँ से अपनी बात कह ही दी कि अगर वो मेरा हाथ अयान साहब के हाथ में दे दें तो इस घर की सारी परेशानियां वो अपने सिर ले लेंगे। मेरे भाई बहन जो इन दिनों फीस ना दे पाने की वजह से स्कूल छोड़कर घर बैठ गए थे, फिर से स्कूल जा सकेंगे और उन्होंने जो नुकसान बताया था वो खुद सह लेंगे, वरना जो खर्च उन्होंने पापा की बीमारी पर किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। माँ ने बहुत विनम्रता से कहा कि थोड़ी मोहलत दीजिए, मेरे पति ठीक हो जाएं तो आपकी सारी रकम चुका देंगे। लेकिन अयान साहब किसी कीमत पर मानने को तैयार न थे। उधर पापा की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। दरअसल उन्हें कैंसर हो गया था। फिर तो वो बिस्तर से लग गए। माँ अयान साहब की इस मांग को बीमार पति से बताना नहीं चाहती थी कि कहीं उन्हें सदमा ना लग जाए और वो जिंदगी की बाजी हार बैठे। माँ ने अयान साहब से कहा, ठीक है, मुझे जवाब के लिए कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। इन दिनों घर में बहुत परेशानी है, थोड़ी हालत सुधर जाए तो मैं अपने पति से बात करूंगी। आखिरी दिनों में अल्लाह ने मेरे पापा को इस सदमे से बचा लिया, सो वो ये दर्दनाक बात सुनने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। मैंने तो शुक्र किया कि वो ये बात सुनने से पहले चले गए, वरना शायद उनकी कब्र में भी आंसू सूखते नहीं थे। पापा के जाने के बाद जो घर कभी खुशहाल था, अब पैसों पैसों का मोहताज हो गया था। पापा की कब्र की मिट्टी भी सूखी नहीं थी कि अयान साहब माँ को उनकी कही बात याद दिलाने आ गए। उन्होंने कहा, आपने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, वो मैंने दे दी। अब आप इस घर की मुखिया हैं, सारे फैसले आप ही करेंगी। या तो मेरी बात मानिए या फिर हिसाब किताब समझिए। मकान बेचकर कर्ज अदा कर दीजिए या जो भी हो मुझे बताइए।
मैं एक व्यापारी हूं, ज्यादा दिनों तक बिना पैसे के काम नहीं कर सकता। मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता और ना ही आना जाना रख पाऊंगा। जिससे रिश्ता था वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। बिना किसी रिश्ते के मेल जोल पर लोग मुझे गलत समझेंगे। इसलिए फिर एक बार आपसे विनती है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, ताकि लोगों की जबान बंद हो जाए और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आपको अभी 3 बेटियों की शादी करनी है और 3 बेटों को पढ़ाना है। आप अकेली कैसे करेंगी? अयान साहब की लंबी तकरीर से मां को चक्कर आने लगे। वो खामोश थीं, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बगल के कमरे से सब कुछ सुन चुकी थी। मैंने हिम्मत की और सामने आ गई। मैंने कहा, अयान साहब, पहले मैं आपको अंकल कहती थी, लेकिन अब आपके पाक और नेक इरादे जानने के बाद पुराने रिश्ते खत्म करते हुए मैं आपकी पेशकश को स्वीकार करती हूँ। माँ इद्दत में है, वो पूरी हो जाए तो आप मिठाई ले आइएगा। मुझे आपकी पेशकश मंजूर है। माँ ने घबराकर मेरी तरफ देखा। मैंने माँ को गले लगाया और ढांढस बंधाया। अयान साहब खुश होकर चले गए। ये तुमने क्या कह दिया मेरी बच्ची? माँ जैसे मुझसे फरियाद कर रही थी। मैंने कहा, माँ, एक जान देने से अगर कई जानों का भला होता हो तो समझदारी इसी में है कि एक जान की कुर्बानी दे दी जाए। कुर्बानी भी तो अपने ही अपनों के लिए देते हैं। जरा सोचिए, मैं मैट्रिक पास हूं और आपके सारे बच्चे मुझसे छोटे हैं। ये साहब अगर मकान भी हमें दे दें, फिर भी हम उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अपने घर की छत तो बचा लीजिए। ये मकान बिक गया तो क्या इतने बच्चों को लेकर सड़क पर बैठेंगी? आपकी 3 जवान बेटियां हैं, उन्हें लेकर कहां जाएंगी? इस तरह किसी तरह मां को समझा बुझाकर चुप कराया। वो धीरे धीरे राजी हो गईं। जब मेरी उम्र और शक्ल देखती और फिर अयान साहब को, तो उनका दिल नहीं मानता था, बल्कि चीख चीख कर रोना आता था। मैंने अपने अरमानों का गला घोंट दिया और इच्छाओं को मारकर अयान साहब से शादी कर ली। यूं मैं जख्मी होकर टुकड़े टुकड़े हालात की गरीबी से गुजर गई। आंखें बंद कर कुएं में छलांग लगा दी। हर किसी ने मां को कोसा, मगर वो चुप रही, किसी को जवाब न दिया, क्योंकि जो रिश्तेदार अयान के साथ मेरी शादी पर उन्हें कोस रहे थे, वो असल में हमारे बुरे वक्त में कोई काम आने वाले नहीं थे। वो सिर्फ बातें बनाने वाले लोग थे। दुनिया तो बातों का बाजार है। वो अपने घर की और मैं मां की मजबूरी समझती थी। घर के हालात मेरे सामने बिल्कुल साफ थे, इसलिए भाई बहनों के भविष्य और माँ बाप की खुशहाली को बनाए रखने के लिए वक्त के जुल्म के सामने मैंने अपना सिर झुका दिया। बेशक अयान ने अपने घर में मुझे हर तरह की सुख सुविधा दी, लेकिन जब दिल टूट गया हो तो फूल भी कांटे लगते हैं। फिर भी मैंने उन कांटों को अपनी आंखों से लगा लिया, क्योंकि अयान ने जो वादा किया था वो निभाया। मेरे भाई बहनों को पढ़ाया, उनकी शादियां की और मायके का पूरा खर्च उठाया। वो उम्र में मुझसे दुगने थे, मगर बुरे आदमी हरगिज नहीं थे। वो नमाज रोजे के पाबंद और वचन के सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपने घर में मुझे हर खुशी देने की कोशिश की। मैंने भी सोच लिया कि शादी में सिर्फ मोहब्बत ही जरूरी नहीं, भरोसा और इज्जत भी मायने रखती है। इस तरह खुद को समझाकर यह सौदा बुरा नहीं लगा। बेशक मुझे मेरे ख्वाब नहीं मिले, मगर मेरे भाई बहनों को उनके ख्वाबों की ताबीर मिल गई। माँ की बुजुर्गी अच्छे से बीती। अब मैं अयान साहब की लंबी उम्र की दुआ करती थी, क्योंकि उनके रहते कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। लोग इस बेमेल शादी पर अफसोस करते और मुझ पर तरस खाते थे, मगर अब मुझे अपने इस फैसले पर कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दिया। मुझे सुकून कल बता कर दिया और मेरे माँ भाई बहनों को जमाने की ठोकरों से बचा लिया। आज अयान साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। सच है, जो दुख का साथी होता है, जो सच्चा होता है, जो आपके लिए इज्जत भरी जिंदगी और खुशियां चाहता है, उससे बेहतर साथी कोई नहीं होता।